हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, सीबीएसई इंग्लिश संदीप जुनेजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो वीडियो क्लास सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ सीबीएसई के जो ये क्लासेस हैं उन सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि टेंस का यूज़ जो है वो आपके कंटिन्यू एग्ज़ाम में आता रहता है। विदाउट टेंस, देखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में टेंस है बच्चों। जो बच्चे सीबीएसई की क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे सीबीएसई क्लासेस में लोग जो सिक्स टू ट्वेल्थ हैं, यानी कि सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में डायरेक्ट टेंस नहीं है, टेंस का टॉपिक नहीं है, लेकिन बेटा राइटिंग स्किल्स के लिए, कॉम्प्रीहेंशन के लिए, पैसेज रीडिंग के लिए आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आपके लिए। तो अगर ये बेसिक नॉलेज आपका टेंस क्लियर है तो आपके राइटिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका स्पोकन इंग्लिश, आपका हर टॉपिक इंग्लिश का हर चीज़ बेस्ड है टेंस के ऊपर। और टेंस के लिए अपने आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं, टेंस के लिए आज तक अपने जो पढ़ते आ रहे हैं बेटा, वो अपने क्या किया आज तक, अपने रूल याद किए हैं, स्ट्रक्चर याद की है। मैं आज बेसिकली एक प्रैक्टिकल फंडा आपके सामने लेके आने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली अपने टेंस को याद कर पाएं और रट्टा ना मारना पड़े चीज़ को समझ के। यानी कि टेंस के डिपेंडेंट दो तीन टॉपिक और होते हैं। जैसे आप टेंस के बेस पे कंडीशन सेंटेंस पढ़ते हो, टेंस के बेस पे आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हो, टेंस के बेस पे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, या फिर आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है। इन सब टॉपिक को कवर करने के लिए बेटा आपको टेंस आना चाहिए, और टेंस के विदाउट ये टॉपिक कवर करना मुश्किल है। टेंस के बिना आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को, स्पोकन इंग्लिश, या फिर आप कह सकते हो राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर, कॉम्प्रिहेंशन, सारे के सारे टॉपिक आपके टेंस पे टिके हुए हैं। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो सेंटेंस मेकिंग आपका अच्छा हो जाएगा। टेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस मेकिंग। आप सेंटेंस अच्छे से बना सकते हो विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट सेंटेंस फॉर्मेशन। आप अगले टॉपिक कवर करना आपके लिए क्या है, क्रिटिक है। तो बेटा इसीलिए यहाँ पे मैं टेंस का टॉपिक लेके आया हूँ, ताकि जो बच्चे सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनकी इंग्लिश की दिक्कत ना आए। स्पेशली ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, सीबीएसई के लिए, सीबीएसई इंग्लिश संदीप जुनेजा जो चैनल है मेरा, जो कि आप वीडियो देख रहे हो जिस पे, तो ये आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर टू एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। बेसिक रूट, यानी कि टेंस को सीखने जो बेसिक रूट है वो क्या है, वो सीखनी है। टेंस की जो बेसिक रूट है अगर वो क्लियर हो जाती है तो टेंस में बिल्कुल आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले देखिए भाई, देखिए अपने पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पीसी है, कंप्यूटर है। इनकी खासियत क्या है भाई? आप कोई भी मोबाइल से मैसेज भेज रहे हो किसी को, तो एक तो लिखा आ रहा है सेंडिंग। मोबाइल से मैसेज भेज रहे हो, लिखा आ रहा है सेंडिंग। मोबाइल से मैसेज भेज रहे हो, लिखा आ रहा है सेंडिंग। ठीक है, सेंडिंग। और मैसेज जाते लिखा जाता है सेंड। जाते लिखा जाता है सेंड। जब मोबाइल से मैसेज रनिंग में है, काम जारी है, काम कंटिन्यूटी के अंदर है, तो आईएनजी है काम जारी, कि काम चल रहा है अभी। काम खत्म होते ही थर्ड फॉर्म आ गई, मैसेज जा रहा है तो सेंडिंग, और जाते लिखा आ गया सेंड। ऐसे ही बेटा आप कंप्यूटर में कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले तो लिखा आता है डाउनलोडिंग। मोबाइल में करते हो, मोबाइल में करते हो या फिर कंप्यूटर में करते हो, लैपटॉप में करते हो, और डाउनलोड होते ही लिखा जाता है डाउनलोडेड। ये देखो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल, और आप सभी जानते हैं, आपने देखा हुआ है लेकिन कभी नोटिस नहीं किया, तो मैं नोटिस करवा रहा हूँ। जो टेंस का मतलब बेसिक पार्ट है, डाउनलोडिंग, डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होते ही डाउनलोडेड लिखा आ गया। कंप्यूटर को वायरस से स्कैन कर रहे हो, लिखा आ रहा है बेटा स्कैनिंग, और स्कैन होते ही लिखा आ गया स्कैन्ड। यू नो दैट वेरी वेल। स्कैन कर रहे हो स्कैनिंग, और स्कैन होते लिखा गया स्कैन्ड। ऐसे ही फोटोस्टेट मशीन होती है, उसके ऊपर जब कमांड देते हैं प्रिंट की, तो लिखा आता है प्रिंटिंग, और प्रिंट होते लिखा आता है बेटा प्रिंटेड। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से चीज़ निकालना चाह रहा हूँ, मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उससे लिखे हैं बिकॉज कोई ना कोई इसके पीछे कारण जरूर है। कि कारण ये है बेटा, जो ये आईएनजी है, आईएनजी, ये आईएनजी काम जारी को शो करता है, काम जारी यानी काम चल रहा है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये काम खत्म को शो करती है। ये मशीन तक भी जानती है भाई, मशीन तक भी जानती है कि काम जारी है तो आईएनजी लगाना है, और काम खत्म है तो थर्ड फॉर्म लगाना है। मशीन तक भी जानती है कि काम जारी है तो आईएनजी लगाना है, और काम खत्म है तो थर्ड फॉर्म लगाना है। ये हर मशीन को पता है। मशीन को बनाया इंसान ने, इंसान को टेंस नहीं आते लेकिन मशीनों को टेंस आते हैं। हर मशीन के अंदर ये फंक्शन है कि काम जारी है तो आईएनजी लगाएं, काम खत्म है तो थर्ड फॉर्म लगाना है। बच्चे काम जारी के लिए, काम जारी के लिए जो प्योर फॉर्म होती है, यानी कि जहाँ से जो मेन चीज़ें निकली हैं, जो मेन रूट है टेंस का, वो समझने वाले हैं। आपके सामने जो टेबल है यहाँ पे, जो मेन चीज़ है बेटा वो है बी, काम जारी को शो करने के लिए। ये इसकी प्योर वर्ब है। तो अपने कुछ वर्ब चेक करेंगे, जैसे प्योर वर्ब जो होती हैं, प्योर वर्ब के अंदर बी काम जारी को शो करता है।
और पे वर्ब के अंदर काम खत्म के लिए हैव होता है। जैसे मैं बोलूँ काम जारी की पहले बात की मैंने मशीन के अकॉर्डिंग, मशीन को बताया कि काम जारी है तो आईएनजी और काम खत्म है तो थर्ड फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है बी की वो होती है इज एम आर, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन और फोर्थ फॉर्म बीइंग। और काम खत्म के लिए प्योर फॉर्म होती है हैव, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैज हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड, फोर्थ हैविंग। बच्चे काम जारी की जितनी भी फॉर्म है इनके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ आता है, क्योंकि मशीन तक भी जानती है कि काम जारी है तो आईएनजी। या फिर अपने कह सकते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या अपने कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आईएनजी वाली फॉर्म के कुछ नाम है, कोई इसको फोर्थ फॉर्म बोलता है, कोई इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलता है, और मेन वर्ब के अंदर आईएनजी आता ही आता है इसमें। वो जो काम खत्म है उसके लिए बेटा इनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को उन्हें बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये क्यों जोड़ा गया वो देखना। देखिए पहली बात तो अपन ये कर ली कि मशीन तक को पता है कि काम जारी है तो आईएनजी लगाएं और काम खत्म है तो थर्ड फॉर्म लगाएं। मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा बेटा यहाँ पे, ताकि चीज़ आपको बिल्कुल बेसिकली क्लियर हो जाए और टेंस में कभी भी आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि टेंस बचपन से टेंशन लगता है, नाम ही ऐसा है टेंस, है ना, टेंशन। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए जैसे अपने ये बोले कि एक मैंने वर्ब उठाई टेक, टेक सेकेंड फॉर्म इसकी होती है टुक, इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन, इसको जो फोर्थ फॉर्म होती है टेकिंग। चार फॉर्म है बच्चे, टेक टुक टेकन टेकिंग। ये टेक की सारी फॉर्म है बच्चे। टेक के दो यूज हैं, टुक का एक यूज है, टेकन के तीन यूज हैं, टेकिंग के छह यूज हैं। तो टेक के टू, टुक का वन यूज, टेकन के तीन यूज, टेकिंग के छह यूज, टोटल कितने यूज हो गए 12। तो बच्चे 12 टेंस तो होते हैं अपने पास में। अपने पास में टेंस कितने हैं 12। देखो कैसे 12 टेंस, आगे जाके दिखाता हूँ स्लाइड पे। जैसे अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं बच्चे। देखो अपने पास में टोटल कितने टेंस होते हैं 12। जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन सब के अंदर इंडेफिनेट यानी कि सिंपल, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो अपना ये होता है टेंस, प्रेजेंट के अंदर चारों, फिर पास्ट के अंदर चारों, फिर फ्यूचर के अंदर चारों। तो टोटल कितने हो गए 3 इंटू 4 इज टू 12, 12। तो मैंने वहाँ पे ये बात की थी, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक अच्छी खासी जगह पड़ी है लिखने के लिए। टेक के दो यूज लिखे, टुक का एक यूज लिखा, टेकन के तीन यूज लिखे, और टेकिंग के छह यूज लिखे। बच्चों जिसको टेंस नहीं आते ना उसको भी टेंस आएंगे, और जिसको टेंस आते हैं उसको और अच्छे से आ जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी? तो बेसिकली मैं मेन रूट निकाल रहा हूँ कि कहाँ से टेंस निकला और टेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो मैं स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करवाऊंगा, बनाने सिखाऊंगा कि टेंस की स्ट्रक्चर बनाए कैसे, क्योंकि जो काम बचपन से आज तक नहीं हो पाया, स्ट्रक्चर याद नहीं हो पाई, तो मैं आज भी आपको ये बोलूँगा कि याद नहीं करनी है, क्योंकि जो काम बचपन से नहीं होया आज भी नहीं करेंगे बच्चे। आज अपने स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे, बनानी कैसे है। और अगर एक बार, यकीन मानो एक बार आपको स्ट्रक्चर बनानी आ गई तो आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल बेटा 12 टेंस होते हैं, ये से निकालने हैं अपने को। अब काम जारी के 6 यूज है, काम खत्म के 3 यूज हैं। काम जारी के 6 यूज, काम खत्म के 3 यूज। तो पहले काम जारी की बात की थी मैंने आईएनजी की, काम खत्म के 3 यूज थर्ड फॉर्म की। तो पहले इनको चेक करते हैं फिर ऊपर भी चलेंगे। तो इनके बारे में चेक करने से पहले पिछली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, पिछली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रही, देखो भी इसमें देखें काम जारी के 6 यूज हैं, काम जारी के 6 यूज हैं। काम जारी के बेटा 6 यूज हैं। इज एम आर अपने साथ में आईएनजी लेता है, पहला यूज। सेकंड है वॉज वर अपने साथ में आईएनजी लेता है। तीसरा विल शैल बी अपने साथ में आईएनजी लेता है। फोर्थ हैज अ बीन में आईएनजी आता है। फिफ्थ हैड बीन में आईएनजी आता है। और सिक्स्थ विल शैल हैव बीन में आईएनजी आता है। तो ये जो आईएनजी आता है इनमें, इनमें जो आईएनजी आता है बेटा, वो आईएनजी के यहाँ पे 6 यूज हैं, आईएनजी के 6 यूज। और अपने को पता है कि इनके साथ में क्या आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ आएगा, क्योंकि खुद हेल्पिंग वर्ब है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं सारी की सारी 6 की 6, इनमें अपने को आईएनजी मिलेगा, अवश्य मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का इनमें आईएनजी मिलता है। और जो काम खत्म होता है, काम खत्म यानी कि हैव, जिसके 3 यूज बताए मैंने बेटा, पहला है हैज, सेकंड है हैड, थर्ड है विल शैल हैव। इनमें क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इनमें थर्ड फॉर्म पक्का आएगी, यानी कि जो ऊपर ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले काम जारी की 6 यूज, इनमें देखना बच्चे 1 2 3, ये तो है कंटिन्यूअस, ये तो है कंटिन्यूस बच्चे। इसे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस, वॉज वर पास्ट कंटिन्यूस, और विल शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब मेरे को मिल गई, आईएनजी इनके साथ में मेन वर्ब आ जाएगी। बच्चे सेंटेंस के अंदर दो ही चीज़ें तो चेक करनी है टेंस के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि जब अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है।
सब्जेक्ट हेल्पिंग मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जब फिक्स होता है ऑब्जेक्ट भी फिक्स होता है, तो दो ही चीजें चेक करनी है बेटा, वर्ब। तो मेन पार्ट ये वर्ब का ही तो है, वर्ब में जो टेंस निकला, यानी कि अगर अपनी वर्ब क्लियर है तो दिक्कत का है। तो वर्ब के अंदर बच्चे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों अपने को चेक करनी है। अब हेल्पिंग वर्ब जो अपनी है और मेन वर्ब जो है वो चेक करनी है। काम जारी में मेन वर्ब आती है आईएनजी, काम जारी में मेन वर्ब आती है आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब अपने को चेक करनी है। तो बेटा ये 6 टेंस हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है मुझे और आईएनजी अपने को इसमें जोड़ना है। तो 1 2 3 नंबर जो है वो तो है ओनली कंटिन्यूअस, और जो 4 5 6 हैं बेटा ये है अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बच्चों को स्ट्रक्चर याद है उनको तो समझ में आ गई होगी, लेकिन जिनको स्ट्रक्चर याद नहीं है बेटा आज बनाने सिखाऊंगा, आज के लेक्चर में ही बेटा बनाने सिखाऊंगा स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। तो जो इजमर है, वोजवर है, विल शैल बी है, ये तो है कंटिन्यूअस। और जो हैज हैव बीन है, हैड बीन है, विल शैल हैव बीन है, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो हो गए 6 अपने, यानी कि जहाँ पे कंटिन्यूअस नाम आ गया वहाँ पे आईएनजी आ गया, जहाँ पे कंटिन्यूअस नाम आ गया वहाँ पे आईएनजी आ गया, क्योंकि काम जारी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बेटा, काम जारी, और जहाँ पे काम जारी वहाँ पे क्या आएगा, आईएनजी आएगा। अगले की बात करते हैं काम खत्म की। काम खत्म के लिए क्या है, हैव। तो बच्चे जो नीचे हैं तीनों, ये तीनों 1 2 3, ये बेटा क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट बेटा काम खत्म। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, काम खत्म। तो काम खत्म के लिए परफेक्ट के लिए तीनों है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो तीनों परफेक्ट जो होते हैं इनमें ये हेल्पिंग आती है, प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल शैल हैव, और इनमें मे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अपना परफेक्टेंस भी हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो गया। बच्चे एक चीज़ और कर सकते हो सीखने के लिए, याद करने के लिए, कुछ नहीं स्ट्रैटेजी है, लगाते रहो याद हो जाएगा। अगर परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, यानी कि अकेला कंटिन्यूस और एक अकेला परफेक्ट, दोनों को मिला दें तो परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। और अगर हमने परफेक्ट कंटिन्यूस में से कंटिन्यूस हटा दें तो परफेक्ट बच जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में से कंटिन्यूस हटा दें तो अकेला परफेक्ट बच जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से अगर हमने परफेक्ट हटा दें, जैसे मेरे पास में 4 5 6 क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, यहाँ से कंटिन्यूस मुझे हटाना है परफेक्ट निकालने के लिए। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या था, बीन। अगर मैं यहाँ से ये बीन हटा दूँ, यहाँ से ये बीन हटा दूँ, और यहाँ से भी ये बीन हटा दूँ, बेटा क्या बच जाएगा, परफेक्ट बच जाएगा। वही तो नीचे आया है, देखो यहाँ से हैज़ हैव आ गया, यहाँ से हैड आ गया, यहाँ से विल शैल हैव आ गया, तो ये तीनों परफेक्ट निकल के आ गए। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में से कंटिन्यूस हटा दो तो परफेक्ट बच जाएगा। बच्चे कंटिन्यूस क्या था, बी काम जारी, जिसकी थर्ड फॉर्म थी बीन, तो ये बीन थर्ड फॉर्म में तो है यहाँ पे, और बीन यहाँ से हटा देंगे तो परफेक्ट आ जाएगा अपने पास में। तो ये काम जारी काम खत्म के यूज़ हैं। जैसे अब आगे चलें अपने, जैसे अपनों ने एक बात की थी अभी, एक बात की थी बच्चे कि जो है काम जारी के 6 काम खत्म के 3। अब मुझे बात करनी है ऊपर वाले के बारे में। जैसे मैं इसके बारे में बात करूँ, टेक जो है, टेक इसके 2 यूज़ होते हैं बच्चे, एक तो है प्रेजेंट में, एक है फ्यूचर में। फ्यूचर में एक है प्रेजेंट में और एक है फ्यूचर में। जो ये वाला है सेकंड फॉर्म, इसका यूज़ होता है पास्ट में। बच्चे ये जो तीनों बच गए, कौन से बच गए आपको पता है, इनडेफिनिट। कौन से बच गए, इनडेफिनिट, जिसको आप सिंपल भी बोलते हो, सिंपल भी बोलते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तीनों जो हैं वो ऊपर वाले हैं। टोटल 12 टेंस तो हैं भाई, 3 तो कंटिन्यूस हो गए, 3 परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए, 3 परफेक्ट हो गए, है ना। तो ये तो बात कर ही चुका हूँ मैं, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस को मैंने एक साथ बात की थी। काम जारी में 6, और काम खत्म के कितने यूज हैं, 3। वो 3 ये रहे परफेक्ट वाले, ये परफेक्ट है ना। तो बच गए कौन से ऊपर वाले, टेक और टुक। तो इंडेफिनिट बच गया अपना, इंडेफिनिट कितने हैं बच्चे, 3। तो 3 3 3 3 टोटल कितने हो गए, 12। तो बच्चे जो ये 12 इंडेफिनिट बचे हैं, 3 जो इंडेफिनिट बचे हैं, अब इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। मशीन तक को पता है कि काम जारी है तो आईएनजी लगाना है और काम खत्म है तो थर्ड फॉर्म लगाना है, ये तो मशीन जानती है। बच्चे ये जो अपना इंडेफिनिट है इसका मतलब क्या होता है ये मेरे को क्लियर करना है। मशीन के अंदर इंडेफिनिट टेंस नहीं होता। मशीन के अंदर कभी भी आपको फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी। मशीन के अंदर कभी भी आपको फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी। वहाँ पे आईएनजी आता है या काम खत्म आता है, यानी कि फोर्थ फॉर्म आती है या फिर थर्ड फॉर्म आती है। इंडेफिनिट का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए टेंस के केस में इंडेफिनिट का मतलब होता है लाइफ, इंडेफिनिट का मतलब होता है रूटीन, इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई भी काम करना। इंडेफिनिट का मतलब होता है बेटा लाइफ या रूटीन से। इंडेफिनिट का मतलब होता है लाइफ, और मशीन के अंदर लाइफ है नहीं। लाइफ किस में है, लिविंग में। लिविंग का क्या होता है, रूटीन होता है।
जब तक जियोगे तब तो रूटीन रहेगा। डेली खाते हो, पीते हो, सोते हो, नहाते हो, हगते हो, रोते हो, ये सारा काम डेली लाइफ के अंदर करते हो, करते थे, करोगे। जब तक जिंदा हो तब तो रूटीन चलेगा। पढ़ते हो, पढ़ते थे, पढ़ोगे, नहाते हो, नहाते थे, नहाओगे, हर काम रूटीन के अंदर होता ही है। तो जो काम रूटीन के अंदर होते हैं वो इंडेफिनिट के अंदर होते हैं, और जब तक लाइफ है तब रूटीन है। और जिंदगी का महत्व, रूटीन का महत्व क्या है? काम। बिना काम के बेटा जिंदगी नहीं है। तो कर्म से ही इंसान की पहचान है, कर्म से ही इंसान की पहचान है। टेंस के पहचान भी किससे है? कर्म से। तो बेटा इंडेफिनिट के लिए अपने डू यूज करते हैं, इंडेफिनिट के लिए जो प्योर वर्ब निकल के आती है वो डू निकल के आती है। जैसे मैंने अभी बात की थी, जो कंटिन्यूस है और जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसके लिए उन्होंने क्या निकाला था? बी। और काम खत्म के लिए क्या निकाला उन्होंने? हैव। तो ये जो इंडेफिनिट बच गया बेटा, इसके लिए जो होता है वो बी होता है, डू होता है, डू। डू। ये जो डू है ये किसको शो करता है? लाइफ को, रूटीन को। तो इसके बारे में उन्होंने बात की पहले स्टार्टिंग में, कि जो इंडेफिनिट है उसके लिए अपने डू यूज करेंगे। अब डू की टेबल देखो, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो काम जारी है उसके लिए उन्होंने बी चेक किया, और काम खत्म के लिए उन्होंने हैव चेक किया। और जो इंडेफिनिट उसके लिए डू आता है, तो डू का मतलब इंडेफिनिट लाइफ यानी कि रूटीन है। जब तक लाइफ है तब तो रूटीन चलता रहेगा, और यही इंडेफिनिट का मतलब होता है जिंदगी। और जिंदगी के अंदर अपने जो काम रूटीन में करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो इसकी जो प्योर फॉर्म है वो तो है अकेली डू। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू डज, सेकंड डिड, थर्ड डन, फोर्थ डूइंग, और इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, ये याद रखना। मैं इस पूरी टेबल से आपको 12 के 12 स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊंगा। इस पूरी टेबल से एक्टिव पैसिव समझ पाओगे, इस पूरी टेबल से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ पाओगे। तो 3 टॉपिक के लिए ये जो टेबल है बेटा मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ढंग से समझ लो ताकि आपका टेंस कवर हो जाएगा। तो 12 के 12 टेंस आपके मैं इसी टेबल से निकालने वाला हूँ। तो काम जारी के लिए बी, काम खत्म के लिए है, और इंडेफिनिट के लिए डू। ये पूरी टेबल आपको कवर करनी है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बच्चे। ये उन्होंने चेक कर लिया कि काम जारी के 6 यूज, काम खत्म के 3 यूज हैं। कंफर्म हो गया बेटा। इंडेफिनिट का मतलब हमने समझ चुके हैं क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक बातें, फिर स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है? स्ट्रक्चर बनाना सीखना है बेटा, छोड़ना नहीं है स्ट्रक्चर को, क्योंकि बचपन से आज तक वो स्ट्रक्चर हो नहीं पाई, तो आज स्ट्रक्चर कवर करके जाएंगे अपने। तो इसके अंदर जो अपनी वर्ब की फॉर्म होती है उसके बारे में मैंने बात की है। देखो वर्ब की टोटल 5 फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। बच्चे इसके बारे में समझने से पहले एक चीज और समझो। इफ वी ऐड एस या es in any verb it becomes a singular. If we add s या es in any verb it becomes a singular. समझ रहे हो बात को? अगर अपने वर्ब के अंदर एस या es जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये बोलूँ गो। अब गो जो है बेटा वो फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंदर मैं एस या es जोड़ दूंगा, ये फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, पांचवी। ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये बेटा प्लूरल होती है, और ये जो होती है वो सिंगुलर होती है। कैसे होती है? मैंने अभी तो बात की कि वर्ब के अंदर आप एस या is ऐड करो। इफ वी ऐड एस या es इन एनी वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर, वो सिंगुलर होती है। तो गो जो है वो प्लूरल है, इसका मतलब कह सकते हो इंग्लिश के अंदर जितनी भी वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, जितनी भी वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है बेटा, वो सारी प्लूरल है। वर्ब के अंदर ऐसे या जोड़ोगे सिंगुलर बन जाएगी, ये सिंगुलर बन गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको अपने प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया है इसके नाम पे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या रखा गया? प्लूरल फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म। बच्चों अपने बात की थी टेक के 2 यूज थे, किसमें आई थी? प्रेजेंट में या फ्यूचर में। मैंने प्रेजेंट लिख दिया उसका। सेकंड फॉर्म को अपने पास्ट फॉर्म बोलते हैं। थर्ड फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल होता ही है, अभी चेक किया था। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल नाम दिया गया, फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम दिया गया, और फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म होती है, क्योंकि वर्ब के अंदर ऐसी आई जोड़ते हो सिंगुलर फॉर्म। जैसे मैंने गो का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, गो फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग, आईएनजी वाली को फोर्थ फॉर्म बोला गया, और ऐसे या ईएस हमने किसमें जोड़ते हैं? फिफ्थ फॉर्म, यानी कि फिफ्थ फॉर्म बन जाती है वो। और बच्चे ध्यान रहे कि ऐसे या ईएस या आईएनजी अपने किस में जोड़ेंगे? हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। कभी वेंट में आईएनजी जोड़ के वेंटिंग मत कर देना, कभी गोन में आईएनजी जोड़ के गोनिंग मत कर देना, कभी वेंट में ऐसे ये जोड़ के वेंट्स मत कर देना, और गॉन में ऐसे जोड़ के गॉनस मत कर देना। तो बच्चे ध्यान रहे कि आईएनजी या ऐसे ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कभी नहीं जुड़ सकता। तो ये वर्ब की 5 फॉर्म होती है, इसका ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि बेटा जो मेरा प्रेजेंट टेंस है उसको मैं फर्स्ट फॉर्म नाम देने वाला हूँ। अभी टेबल आएगी, स्ट्रक्चर बनानी सीखेंगे, बचपन से आज तक याद नहीं हो पाई, आज बनानी सिखाऊंगा बेटा बनाते कैसे हैं। प्रेजेंट जो होता है उसका मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है, जो प्रेजेंट टेंस को मैंने फर्स्ट फॉर्म नाम दिया है। पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, मैंने पास्ट को सेकंड फॉर्म नाम दिया है। और आगे बढ़ने से पहले बेटा छोटी चीज़ और, एक छोटी चीज़ और बेटा, जो मॉडल होते हैं, मॉडल की लिस्ट जानते हो बेटा? मॉडल कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल, would, shall, should, may, might,
डेयर, नीड, यूज टू, ought to। बच्चे ये सारे क्या हैं, मॉडल की लिस्ट है। मॉडल कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ought to, ये सारे मॉडल हैं। मॉडल की एक खासियत होती है, मॉडल की बेटा एक खासियत होती है कि जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं आपको टेंस पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको टेंस सिखा सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ बेटा कि टेंस अगर आज तक नहीं आए तो बेटा अभी आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आया हूँ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रूल नहीं है, और गोल्डन रूल तो बिल्कुल ही नहीं है। गोल्डन रूल तो बेटा बिल्कुल ही नहीं है। तो गोल्डन रूल, सुनहरे नियम, ये फालतू की बकवास नहीं चाहिए, चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखना है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। बच्चे आपने ये सेंटेंस सुना हुआ है, आपने ये सेंटेंस बोला हुआ है, क्या कभी भी आपने चीज़ नोटिस की कि डू की जगह पे कभी आपने डिड सुना हो? डन, डूइंग, डज, डिड सेकंड थर्ड डन फोर्थ डूइंग पांचवी डज, ये चारों फॉर्म है इसकी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बेटा ये कभी नहीं आती। मॉडल के बाद में हमेशा प्योर वर्ब आती है, प्योर वर्ब। प्योर वर्ब का मतलब क्या? बिना किसी मिलावट के। मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की प्योर वर्ब आती है, बिना किसी मिलावट के, वहाँ पे और कोई वर्ब आ ही नहीं सकती। मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, या यूँ कह सकते हो बेटर बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ में कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की प्योर वर्ब आती है, प्योर वर्ब। तो आपने इसलिए हमेशा आई कैन डू इट सुना है, डिड, डन, डूइंग, डज कभी सुना ही नहीं है। ध्यान रहे कि जितने भी मॉडल होते हैं अपने बाद वर्ब की प्योर फॉर्म लेते हैं। तो बच्चे विल सेल भी क्या है? मॉडल ही तो है। विल सेल जो होते हैं, जो ये विल सेल होते हैं, ये मॉडल होते हैं, और अपने बाद में वर्ब कौन सी फॉर्म लेंगे? प्योर वर्ब लेंगे। ये मैंने क्यों समझाई बेटा? अभी स्ट्रक्चर बनानी सीखनी है, उसलिए बता रहा हूँ। अपने कह सकते हैं कि प्रेजेंट बोल दो या फर्स्ट फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। पास्ट बोल दो, सेकंड फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। और फ्यूचर के लिए अपने क्या बोल सकते हैं? विल सेल। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, सेल, ये जितनी भी वर्ब है, इनमें से कई प्रेजेंट में है, कई पास्ट में है, लेकिन विल सेल कहाँ पे आती है? फ्यूचर में। ओनली अपने पास में एक विल सेल ही तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब है या ऐसे मॉडल है जो फ्यूचर को शो करते हैं। अदरवाइज तो इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में, हैज प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में। लेकिन जो ये विल सेल होता है बच्चे, विल सेल ये किस में आता है? फ्यूचर में आता है। तो विल सेल को शो करने के लिए अपने फ्यूचर फ्यूचर में यूज करते हैं इसे। तो विल सेल का यूज सिर्फ फ्यूचर में होता है और कहीं आ ही नहीं सकता। यानी जहां पे फ्यूचर आएगा वहां पे विल सेल कंफर्म आएगा। और विल सेल क्या है? मॉडल है। और मॉडल के बाद में क्या आती है? वर्ब की प्योर फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं, समझने के लिए छोटी सी बात। आगे बढ़ने से पहले बच्चे थोड़ा इसको साफ करते हैं। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं अभी ताकि अच्छे से दिख जाए। हो गया भी साफ। तो छोटी सी बात ध्यान रखना कि प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म है, और जो अपना ये फ्यूचर होता है इसमें विल सेल पक्का आता है। बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फ्यूचर के लिए एक ही है विल सेल, एक ही सेट है मतलब विल सेल का। अदरवाइज तो इज, एम, आर का सेट है प्रेजेंट में, वॉज, वर का सेट है पास्ट में, और अपना जो ये हैज है प्रेजेंट में, हैड है पास्ट में, डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में, लेकिन फ्यूचर में क्या है? विल सेल। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। देखिए छोटी सी चीज की अपने जरूरत पड़ेगी सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको देखना एक बार, जरूरत पड़ेगी भी। सेंटेंस के कुछ टाइप होते हैं, जैसे सेंटेंस अफर्मेटिव है जिसको आप हिंदी में सकारात्मक बोलते हो, हिंदी में आप उसको सकारात्मक बोलते हो, सकारात्मक। भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव में चलेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव के अंदर अपने पास में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग आएगी, फिर हेल्पिंग के बाद में नोट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो नोट जो है, नोट वो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया है। फिर उन्हें बात करें इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव जो होता है उसमें, इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है भाई? इंटेरोगेटिव में फर्स्ट सेंटेंस से अपने थर्ड में आ सकते हैं। मान लो मैं फर्स्ट से थर्ड में आ रहा हूँ समझने के लिए, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि हेल्पिंग को उठा के आगे ले आओ, तीसरी स्ट्रक्चर आ जाएगी अपने पास में, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। यहाँ से हेल्पिंग आगे आ गई,
सब्जेक्ट पीछे चला गया, मेन वर्ब अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, इंटरोगेटिव का मार्क तो लगाना ही पड़ेगा। पंक्चुएशन का ध्यान रखें, पंक्चुएशन का राइटिंग स्किल्स में काम आएंगी चीज़ें, ताकि गलती ना हो ग्रामर की कोई भी। तो पंक्चुएशन का ध्यान रखें कि अगर इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल जरूर आना चाहिए। फिर अपने बाद में बात करेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है और वो नेगेटिव भी है तो वहाँ पे अपने को क्या करना होता है, वहाँ पे अपने को क्या करना होता है बच्चे, जैसे अपने सेकंड सेंटेंस में फोर्थ में आ सकते हैं, सेकंड से फोर्थ में आ सकते हैं। सेकंड से फोर्थ में आने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग को आगे लेके आओ, हेल्पिंग को आगे आके सब्जेक्ट पीछे चला गया, नोट अपनी जगह पे है, मेन वर्ब अपनी जगह पे है और ऑब्जेक्ट लगा के वो भी अपनी जगह पे है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव को कॉम्बिनेशन। तो सेंटेंस के कुछ टाइप होते हैं, ध्यान रखना है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो स्ट्रक्चर क्या बननी चाहिए, नेगेटिव है तो क्या बननी चाहिए, इंटरोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या आएगी और इंटरोगेटिव और नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या आएगी। तो इस बात का पूरा 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 ध्यान रखें कि भाई क्या क्या स्ट्रक्चर बननी चाहिए। तो आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। ध्यान रहे कि बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर होती है टेंस की, वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बनानी सीखनी है। तो अपने उसका यूज करेंगे वापस, एक तो बी का, एक हैव का और एक डू का। उससे से 12 स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी। और अपने पहले बात कर चुके कि बी काम जारी को शो करता है, उसकी सारी फॉर्म है आईएनजी लेंगी, आईएनजी को सपोर्ट करेंगी, और जो अपनी काम खत्म के लिए है वो उसकी सारी फॉर्म अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को सपोर्ट करेंगी, और जो अपना डू है उसकी सारी फॉर्म अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सपोर्ट करेंगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये अपने बात कर चुके हैं बच्चे कि भाई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर जितने भी टेंस होते हैं 12 के 12 उसके बारे में डिस्कस कर लिया, उसकी सारी फॉर्म यूज चेक करके देखिए और उनके यूज चेक करके देखिए, और ये भी चेक किया कि भी जो इंडेफिनिट होता है उसका मतलब क्या होता है ना। तो इंडेफिनिट का मतलब सीधा सीधा है लाइफ इनइक्वलिटी। आगे बढ़ते हैं। तो टेंस के स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको बेटा रट्टा नहीं मारना, स्क्रीनशॉट लेते रहना बाद में, लेकिन पहले चीज़ को समझो। पहले मैं चाहता हूँ कि चीज़ को आपको समझ में आ जाए चीज़, और अगर एक बार चीज़ आपको समझ में आ गई बेटा तो टेंस में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। टेंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो, मैंने अभी बोला था कि प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है, मैंने प्रेजेंट के सामने फर्स्ट फॉर्म लिखा। पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म होता है, मैंने पास्ट के सामने सेकंड फॉर्म लिखा। फ्यूचर का मतलब विल सेल पक्का आएगा, ये तो फ्यूचर को शो करने के लिए आता है विल सेल, और मॉडल है तो अपने बाद में वर्ब लेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने ऊपर ही लिख दिया। अब बच्चे मैंने ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि प्रेजेंट के चारों में मैं ये चीज़ यूज़ करूंगा। प्रेजेंट के चारों में मैं फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूंगा, पास्ट के चारों में मैं सेकंड फॉर्म यूज़ करूंगा, फ्यूचर के चारों में मैं विल सेल वर्ब की प्योर वर्ब यूज़ करूंगा बेटा। ये यूज़ करूंगा मैं इंडेफिनिट में भी, कंटीन्यूअस में भी, परफेक्ट में भी, परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी। तो चारों के अंदर मुझे चीज़ यूज़ करनी है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है बच्चे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट की। तो बच्चे इंडेफिनिट की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हाँ एक चीज़ और सुन लो। मैंने अभी 4 स्ट्रक्चर बताई आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले अपने अफर्मेटिव बनाएंगे इसमें, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट आता है, आ गया बच्चे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो है वो आती ही नहीं। मैं रेड कलर का मार्क ले लेता हूँ ताकि आपको मेंशन रहे कि चीज क्रॉस हो रही है यहाँ पे। देखिए भाई, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अफर्मेटिव के अंदर तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं, ये तो मैंने लगा दिया क्रॉस, ठीक है। अब मेन वर्ब किया तो फर्स्ट फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है, वो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अपने जानते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आती है, प्लूरल होता है तो प्लूरल आती है। जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब, तभी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है, कभी भी ऑब्जेक्ट की वजह से वर्ब चेंज नहीं होती। ऑब्जेक्ट की वजह से वर्ब कभी चेंज नहीं होते बच्चे। तो वर्ब हमेशा फॉलो करती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो अपना जो यहाँ पे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि सकारात्मक सिंपल सेंटेंस जिसमें नोट या इंटरोगेटिव नहीं है, वहाँ पे बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। मेन वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ आती है, यानी कि प्लूरल या सिंगुलर। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, पांचवी फॉर्म सिंगुलर है, ऐसी ऐसी वाली। तो किसकी अकॉर्डिंग चेंज होगी, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो पांचवी फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे बेटा पास्ट के अंदर चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी नहीं आती। मैं बेटा कंपैरिजन कर रहा हूँ, आपने पहले टेंस पढ़े हैं स्कूलिंग में, क्लास में, अपने क्लास टीचर से पढ़े हैं। वहाँ पे आप कैसे पढ़ते हो, पहले आप प्रेजेंट के चारों कवर करते हो, फिर पास्ट के अंदर आते हो, फिर वो चारों कवर करते हो, फिर फ्यूचर के अंदर आते हो, फिर चारों कवर करते हो। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने कंपैरिजन किया है, क्योंकि कंपैरिजन करने से चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है। कंपैरिजन करने से चीज़ बेटा ज़्यादा क्लियर होती है। तो चीज़ को अपने क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि मैं तीनों का इंडेफिनिट एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। ऐसे तीनों का कंटिन्यूस कंपेयर करूंगा, तीनों को परफेक्ट कंपेयर करूंगा, तीनों को परफेक्ट कंटिन्यूस कंपेयर करूंगा। तो सीखना जरूरी है। टेबल तो आपके सामने पूरी आई चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सीखें चीज़ को। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी यहाँ पे अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है।
ठीक है। और फ्यूचर के अंदर विल से तो पक्का आएगा सबके अंदर, फ्यूचर के चारों में विल से तो पक्का आएगा। और मॉडल के बाद में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आ रही है। तो तीनों को अगर अपने कंपेयर करें तो अपनों ने एक बात की थी कि टेक के 2 यूज हैं और टुक का 1 यूज है। तो टेक का 1 यूज 2 यूज तो थे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के 2 यूज होते हैं, एक तो प्रेजेंट डेफिनेट में, दूसरा फ्यूचर डेफिनेट में। फर्स्ट फॉर्म के कितने यूज होते हैं? 2, एक तो प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर और एक किसमें आता है? फ्यूचर डेफिनेट के अंदर। तो फर्स्ट फॉर्म के 2 यूज थे, मैंने जो टेक लिखा था दोनों मिल गए मेरे को, यानी कि इंग्लिश के अंदर दोबारा आपको कहीं भी किसी भी टेंस में फर्स्ट फॉर्म नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी फर्स्ट फॉर्म। जो मिलनी थी 2 जगह वो मिल चुकी है अपने को, दोबारा फर्स्ट फॉर्म का जिक्र नहीं होने वाला। सेकंड फॉर्म के कितने यूज थे? टुक का 1, वो यहाँ मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड फॉर्म की दोबारा कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मतलब कहने का ये है कि इंडेफिनेट में प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है और जो पास्ट इंडेफिनेट होता है वहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है। अच्छा, ऊपर फर्स्ट फॉर्म था प्रेजेंट के अंदर तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे दिया, पास्ट में ऊपर सेकंड फॉर्म था तो मैंने पे सेकंड फॉर्म लिख दी, मॉडल के बाद प्योर वर्ब आती है तो मैंने पे प्योर वर्ब लिख दी जो कि फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं बेटा नेगेटिव के अंदर। नेगेटिव में चले तो चलते हैं नेगेटिव के अंदर बेटा, ध्यान रहे नेगेटिव के अंदर अपने को हेल्पिंग चाहिए सब्जेक्ट के बाद में डू डस। अब ये कहाँ से आई? आपको याद होगा अपने डू लिखा था, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? डू डस। डू की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? डू डस। तो प्रेजेंट को बेटे चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे दे दी फर्स्ट फॉर्म। और डू डस के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं फिफ्थ की, मत कर देना ये गलती। क्यों नहीं करनी गलती? स्टार्टिंग में जो मैंने टेबल बताई थी बेटा उसको ध्यान दें, वहाँ पे अपने लिखा था कि डू की जितनी भी फॉर्म होती है अपने बाद में फर्स्ट फॉर्म लेती है। डू की डू डस है, डिड है, डन है, डूइंग है, अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी प्योर वर्ब, जब भी खुद हेल्पिंग काम करें। डू डस हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, लेकिन जब हेल्पिंग काम करती हैं तो इनके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने स्टार्टिंग में टेबल बताई थी, वही मेन टेबल जहाँ से मैं 12 टेंस निकाल रहा हूँ, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसी से बेटा 12 के 12 स्ट्रक्चर निकाल लूंगा मैं। तो ये कैसे बनाया है मैं वो बनाने सिखा रहा हूँ आपको, रट्टा नहीं मरवा रहा बच्चे। तो डूडस जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। डूडस के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पांचवी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे जो टेंस की अपनी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर या फिलर्स के अंदर या फिल इन द ब्लैंक के जो अपने गैप आते हैं एग्जाम में 6th 9th 10th 11th 12th जो भी अपनी क्लासेस हैं सीबीएसई की, है ना, 6 तो लेके अप टू 10th तक 11th तक जो भी अपने फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं बेटा, वहाँ पे ध्यान रहे कि डूडस के बाद अगर आपको फिफ्थ फॉर्म का फिलर आ रहा है SCIS वाला तो वो तो पक्का नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, फिफ्थ फॉर्म भी नहीं आएगी, कोई फॉर्म नहीं आएगी बेटा, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी डूडस के बाद में। ऐसे बेटा यहाँ पे डिड, डू के सेकंड फॉर्म होती है डिड, और सेकंड फॉर्म क्यों लिखी मैंने यहाँ पे? क्योंकि ऊपर सेकंड फॉर्म थी तो मैंने सेकंड फॉर्म दे दी इसको। बच्चे अपने पढ़ चुके हैं कि डिड के बाद में क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अब कई बच्चे गलती करते हैं कि डिड के बाद में सेकंड फॉर्म की, बट ध्यान रहे कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो कितनी प्यारी सी बात निकल के आई है सामने कि डू डज डिड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ना तो पांचवी आ सकती है ना सेकंड आ सकती है। यानी कि अपने यहाँ पे गलती करते हैं फिफ्थ की तो ये भी नहीं आना चाहिए, और पास्ट के अंदर गलती करते हैं सेकंड की तो बेटा ये भी नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि हेल्पिंग के बाद में नोट लगाना ही है, लगा रखा है। अब क्या करोगे? इंटरोगेटिव बनाओगे हेल्प में आगे आ जाएगी, सिंपल सी बात है। फर्स्ट फॉर्म को ध्यान रखना है, यहाँ फर्स्ट आएगी फिफ्थ नहीं आ सकती इंटरोगेटिव में ना, वो सेम चीज़। तो डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट ही आ रही है, हेल्पिंग में आगे आ गई। और नेगेटिव क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद में नोट होता ही है स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर अपनी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, तीनों का इंडेफिनिट आप कंपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म का प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर यूज करना है, और सेकंड फॉर्म जो होती है अपनी वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आती है, वहाँ पे उसको क्लिक कर लेंगे। और ध्यान रखें डू डज डिड की जितनी भी वर्ब होती है उनके बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट के अलावा पांचवी फॉर्म या सेकंड फॉर्म की गलती मत करना बेटा, ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूस की तरफ। बच्चों कंटिन्यूस के लिए अपने बात की थी बी की बात की थी, बी की। और जहाँ पे कंटिन्यूस होता है वहाँ पे मेन कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बेटा, आईएनजी आता है। इसका मतलब ये पता है कि कंटिन्यूस में आईएनजी तो पक्का आएगा, कंटिन्यूस में आईएनजी तो पक्का आएगा, ये तो ध्यान ही रखना है। अच्छा, दूसरी बात तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो चेक करेंगे। अब याद करो बी की फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड वॉज फॉर, थर्ड बीन, फोर्थ बीइंग, और उनके समय आईएनजी आता है। खैर आईएनजी तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, चेक करने वाली बेटा एक ही चीज है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है क्योंकि सब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स है, अपने को चेक करना है हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो बेटा ध्यान रहे कि बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, और इसको मैंने इज एम आर फर्स्ट फॉर्म क्यों दी? क्योंकि प्रेजेंट के अंदर आती है फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट के अंदर आती है फर्स्ट फॉर्म, तो कंटिन्यूस में आएगी फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? काम जारी की बात चल रही है, कंटिन्यूस के लिए बी होता है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, तो मैंने इसको फर्स्ट फॉर्म दे दी। ऐसे ही बेटा पास्ट के अंदर चले, बात हो रही है कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस हो रही है तो मतलब किस में जाएंगे? बी में। तो कंटिन्यूस में अपने कौन सी चाहिए? पास्ट में सेकंड फॉर्म चाहिए, और बी के सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? वॉजवर तो होती है, इसलिए तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई वॉजवर। तो बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने बिल्कुल बी से ही निकाल सकते हैं कि बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर तो उसको इज एम आर दे दिया, बी के सेकंड फॉर्म वॉजवर है तो उसको वॉजवर दे दिया। आईएनजी तो साथ में आना है,
आईएनजी तो साथ में आएगा ही आएगा बच्चे। देखो आईएनजी तो सब में आ रहा है, फोर्थ फॉर्म आईएनजी बोलते हैं अपने, फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है आईएनजी। अब इसमें चलते हैं फ्यूचर में। देखो फ्यूचर को शो करने के लिए विल सेल पक्का आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, फ्यूचर को शो करने के लिए विल सेल तो पक्का आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये। अब जो ये बी है, बी बी ये क्या है, काम जारी। ये मैंने क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि जो ऊपर मॉडल है अपने, मॉडल विल सेल, ये अपने बाद में क्या लेते हैं, प्योर वर्ब, और काम जारी की प्योर वर्ब क्या है बच्चे, बी, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे बी। तो ये अपनी पूरी हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है। देखिए फ्यूचर को शो करने के लिए विल सेल आता है, मैंने ऊपर लिखा है स्टार्टिंग में, फ्यूचर को शो करने के लिए विल सेल आता है, और मॉडल के बाद में क्या आती है, प्योर वर्ब। और बात किसकी कर रहे हैं हमने, काम जारी की, काम जारी के लिए क्या होता है बेटा, बी, तो इसलिए लगा दिया बी। तो यहाँ पे बी आने का कोई और मकसद नहीं है, कारण बस इतना है कि कंटिन्यूस की बात हो रही है, कंटिन्यूस के अंदर आता है बी, तो बी दे देंगे, क्योंकि मॉडल है तो मॉडल के बाद में क्या आती है, प्योर वर्ब, तो बी लगा दिया प्योर वर्ब, और आईएनजी तो आना ही आना है भाई, आईएनजी तो आना ही आना है। चलते हैं कि परफेक्ट की तरफ। बेटा परफेक्ट का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब है हैव, काम खत्म। काम खत्म जहाँ पे होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डिस्कस कर चुके हैं। काम खत्म जहाँ पे होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे काम खत्म होता है वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बेटा अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो थर्ड फॉर्म आई तो कंफर्म है कि परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। और जो हैव है काम खत्म को शो करता है। अब हैव याद करो, उसके फर्स्ट में क्या आती है, हैज, सेकंड क्या आती है, हैड, थर्ड हैड, फोर्थ हैविंग, और इनके सामने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सपोर्ट करेगी। अब ये जो है अपना परफेक्ट, यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। ये जो हैज है ये बेटा फर्स्ट फॉर्म है काम खत्म की, और मैंने फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब क्या था बच्चे, फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म हैज है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है क्योंकि परफेक्ट टेंस है। ऐसे बेटा पास्ट परफेक्ट के अंदर चले, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हेड आ रहा है, हेड क्या है, सेकंड फॉर्म। मैंने सेकंड फॉर्म क्यों दी, क्योंकि पास्ट का मतलब क्या था बच्चे, सेकंड फॉर्म। देखो ऊपर पास्ट में लिखा है सेकंड फॉर्म, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि ये ऊपर जो मैं फर्स्ट सेकंड या प्योर वर्ब लिख रहा हूँ, ये चारों की चारों के अंदर काम आएगी, सबके अंदर काम आएगी, नीचे तक चलेगी ये टेबल, तो वहीं से उठाता जा रहा हूँ सारी चीजें मैं। और कंपेयर करके क्यों करवा रहा हूँ, ताकि कंपेयर करके चीज आपको ज्यादा ज्यादा क्लैरिटी के साथ में क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो हेड है ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म उन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, सेकंड फॉर्म यहाँ पे उन्होंने लगा दी। ठीक है, अब ये मेरे को थर्ड फॉर्म तो सपोर्ट करते ही हैं, तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब फ्यूचर के अंदर चलो बच्चे, फ्यूचर का मतलब है विल सेल, तो विल सेल तो कंफर्म आना ही आना है, ये तो लगा दिया। अब क्या बात कर रहे हैं अपने, मॉडल है, मॉडल के बाद में क्या आती है बच्चे, प्योर फॉर्म। ऊपर लिखा हुआ मैंने, मॉडल के बाद में प्योर वर्ब आती है, और काम खत्म की बात हो रही है, काम खत्म की प्योर वर्ब क्या है, हैव। काम खत्म की प्योर वर्ब होती है हैव, तो यहाँ पे जो हैव है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब बच्चे, मॉडल के बाद में प्योर वर्ब आती है, ये मॉडल है अपने विल से, ये प्योर वर्ब रही हैव क्यों लगाया, काम खत्म को शो करता है, और मॉडल के बाद में प्योर वर्ब आती है, और काम खत्म की परफेक्ट की प्योर वर्ब क्या है, हैव, तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। अच्छा, परफेक्ट के समय थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आई रही है, तो अपना परफेक्ट भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों अपने काम खत्म के तीनों चेक किए थे, तीनों मिल गए मेरे को यहाँ पे परफेक्ट में। काम जारी के 6 यूज चेक किए थे, 3 तो मिल गए कंटिन्यूस के अंदर, और 3 काम मिल जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। इसका मतलब क्या है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वहाँ पे आईएनजी तो पक्का आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर बच्चे आईएनजी तो पक्का आएगा, यानी कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो कंफर्म है, आनी ही आनी है, क्योंकि जहाँ पे कंटिन्यूस है वहाँ पे आईएनजी है, जहाँ पे कंटिन्यूस है वहाँ पे आईएनजी है, तो आईएनजी तो कंफर्म है कि यहाँ पे आना ही आना है। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसका मतलब समझें बच्चे। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि ये परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये जो ऊपर कंटिन्यूस और उन्होंने परफेक्ट पढ़ा है बेटा, इसका कॉम्बिनेशन है दोनों का ये। इसका मतलब ये परफेक्ट का मतलब क्या था, काम खत्म, कंटिन्यूस का मतलब क्या था, काम जारी। तो दोनों को कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, काम का कुछ हिस्सा खत्म हो गया और कुछ जारी हो, काम का कुछ पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट अपने डन कर लिया और कुछ क्या हो, पेंडिंग हो, ड्यू हो। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये है, जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं सुबह 8 बजे से क्लास ले रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ तो मैं पढ़ा चुका और कुछ अभी भी काम जारी है, काम चल रहा है। तो ये अपने को पता कैसे लगता है, टाइम से। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको टाइम जरूर मिलेगा। टाइम से पता लगा पाएंगे ना कि कोई काम कितना हो गया, कितना बाकी है, कब से चल रहा है, कितना पेंडिंग है, कितना ड्यू रह गया। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का जो मतलब होता है वो ये होता है कि काम का कुछ हिस्सा खत्म हो गया और कुछ बाकी है, और पता लगाते हैं हमने टाइम से। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, या मैं ये बोल रहा हूँ मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ तब से लेके अभी तक 6 घंटे हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। तो 6 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ या 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, बात तो एक ही है, बताने के तरीके अलग हैं। 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिंस लगाऊंगा, और अगर मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो मैं फॉर प्रिपोजिशन लगा लूंगा। तो टाइम के लिए प्रिपोजिशन भी चेंज होती है, सिंस या फॉर, वो अपने चेक करेंगे यहाँ पे। पहले अपने देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। तो बच्चे स्ट्रक्चर बनानी सीखो सबसे पहले, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो इतना मीन क्लियर हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस का, कि काम का कुछ हिस्सा खत्म, कुछ बाकी है अभी, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब परफेक्ट को समझते हुए अपने ये कह सकते हैं
कि परफेक्ट के अंदर जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब थी वो उठा के नीचे ले आते हैं। परफेक्ट के अंदर ऊपर हेल्पिंग वर्ब थी हैजव, परफेक्ट को पहले ले रहा हूँ मैं क्योंकि पहले परफेक्ट है, तो परफेक्ट के अंदर ऊपर हेल्पिंग वर्ब थी हैजव, तो वही उठा के नीचे ले आए, ये हैजव लिख लिया। ऊपर ऊपर क्या थी हेल्पिंग इसमें पास्ट में हैड लिख ली, ऊपर वाले में क्या थी यहाँ पे विल चल हैव, ये हैव लिख लिया। बेटा जो ऊपर परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग थी ना बस वही लिखी है मैंने अभी तक। पूरी बात सुनना, ऐसे नहीं कि सीधा शॉर्टकट मारने लग जाओ, पहले पूरी बात को सुनना। कि ऊपर विल चल हैव था मैंने विल चल हैव लिख दिया, ऊपर हैड था मैंने हैड लिख दिया, और इसमें प्रेजेंट के अंदर हैजव था मैंने हैजव लिख दिया। इसके बाद में क्या करना है बेटा, काम जारी की थर्ड फॉर्म चाहिए। काम जारी मतलब कंटिन्यूस, उसके थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म होता है कंटिन्यूस यानी काम जारी होता है, तो काम जारी की थर्ड फॉर्म बच्चे याद करो, स्टार्टिंग के अंदर बताया था काम जारी होता है बी, उसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, उसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। बेटा काम जारी की थर्ड फॉर्म है ये, काम जारी की थर्ड फॉर्म है ये बीन, तो मुझे चाहिए यहाँ पे काम जारी की थर्ड फॉर्म कंटिन्यूस की परफेक्ट फॉर्म, काम जारी की थर्ड फॉर्म कंटिन्यूस की परफेक्ट फॉर्म। तो काम जारी में थर्ड फॉर्म क्या होती है बीन, तो सबके अंदर कॉमन है बीन, तो सबके अंदर बीन दे दो, सबके अंदर बिन लगा दो। अभी तक अपनी ये हेल्पिंग में पूरी हुई है, अभी तक अपनी ये सिर्फ हेल्पिंग में पूरी हुई है बेटा। अब कंटिन्यूस का मतलब पता है काम जारी है तो आईएनजी आएगा, तो आईएनजी लगा रखा है सब में कॉमन आईएनजी, इसमें भी फोर्थ फॉर्म और फ्यूचर में भी फोर्थ फॉर्म लगा दी। इसके बाद में बेटा वो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट आना है, सबके अंदर ऑब्जेक्ट आ गया, सबके अंदर ऑब्जेक्ट आ गया। फिर एट लास्ट क्या करना है, जो अपनों को टाइम मेंशन है, टाइम मेंशन है, जैसे मैंने दो बातें बोली कि मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 बज चुके हैं, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ या फिर 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा दोनों बातें तो सेम है लेकिन बताने के तरीके अलग हैं, मेथड अलग है। 8 बजे से बोल सकता हूँ, 6 घंटे से बोल सकता हूँ, जितना भी टाइम हुआ है। तो जो एग्जैक्ट टाइम बोला है उसके लिए सिंस लगाते हो, और जो पीरियड ऑफ टाइम है बीच का ड्यूरेशन बोला है मैंने उसके लिए प्रीपोजिशन फॉर आती है। तो एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ पे जो सिंस और फॉर प्रीपोजिशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग वैरी होती है, और लास्ट में जो टाइम दे रखा है वो तो जरूर आएगा, 8 बजे से है या 6 घंटे से है, वो टाइम जरूर आना है लास्ट में। तो सिंस फॉर प्रीपोजिशन आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, सिंस फॉर प्रीपोजिशन आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बच्चे इस सिंस फॉर के जो यूज हैं इसका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन अगले लेक्चर में ले आऊंगा कि सिंस फॉर का यूज अपने कहाँ कहाँ करते हैं। जब मैं टेंस की डिटेल में जाऊंगा, इन पे सेंटेंस बनाएंगे, इन पे अपने ग्रामर की मिस्टेक चेक करेंगे, क्वेश्चन चेक करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, तब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे सेंटेंस आते हैं इन पे। तो फिलहाल अपना जो टेंस का लेक्चर है ये वाला, ये अपनों ने बेसिकली टेंस की स्ट्रक्चर को समझने के लिए बनाया है, टेंस का मतलब क्या है वो समझने के लिए बनाया है, टेंस कितने होते हैं वो चेक किया है। और बचपन से आज तक आपको जो टेंस की स्ट्रक्चर याद नहीं हो पाई है, वही चीज़ मैंने आपको खुद से अंदर से बनाने की कोशिश की है कि आप खुद से बना पाओ। मैं बस वही चाहता हूँ ताकि बचपन से जो काम आज तक नहीं हुआ वो नहीं करने की कोशिश करनी है, आपको कोशिश करनी है कि आप खुद से स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर पाओ, खुद स्ट्रक्चर बना पाओ। और इसके लिए बेटा वही है, बी है वो डू को ध्यान रखना है, उसी की बेस पर उन्होंने सारी स्ट्रक्चर चेक की है और बना भी ली है, आराम से बन जाएगी। वीडियो को बार बार देखते रहें ताकि आपको वीडियो याद हो जाए, ये लेक्चर याद हो जाए। और अगली जो टेंस की सीरीज आएगी, टेंस पे 5-6 लेक्चर बनेंगे बच्चे, टेंस पे मैं 5-6 वीडियोस लेके आऊँगा, और टेंस पे जो 5-6 वीडियो लेके आऊँगा पूरा टेंस कवर करूँगा, ताकि जो बच्चे सीबीएसई क्लासेस में 6th से लेके 12th तक जो एग्जाम दे रहे हैं उनको इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत ना आए, क्योंकि टेंस का जो अपना ग्रामर का पोर्शन है वो तो है ही है, उसके अलावा बेटा राइटिंग स्किल्स के अंदर, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको टेंस की सेंटेंस मेकिंग में बहुत जरूरत पड़ती है बेटा। तो सेंटेंस मेक तब हो पाएगा, सेंटेंस तब बन पाएगा जब आपको टेंस आते होंगे, ताकि एग्जैक्ट ग्रामर की कहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कौन सी मेन वर्ब चाहिए, उसकी गलती ना करो। और जब टेंस का ध्यान रखते हो तो आपके पेपर में मार्क्स भी नहीं कटेंगे, क्योंकि मार्क्स की आप करते क्यों हैं, क्योंकि आपकी ग्रामर चेक होती है वहाँ पे। आप जो अपनी तरफ से थ्योरी लिख रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो, वहाँ पे ग्रामर की गलती कर जाते हो, कहीं पे हेल्पिंग की गलती कर दी, कहीं मेन वर्ब की गलती कर दी, तो गलतियाँ नहीं करनी है बच्चे, ठीक है। तो ध्यान रहे, इसकी सीरीज अभी आगे आएगी, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये वाला लेक्चर बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छा मतलब वीडियो बना है इस पर, बहुत अच्छी मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, अच्छे एफर्ट लगाए आपको सिखाने के लिए। तो मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें, ताकि जो भी 6th से लेकर 12th तक के आपके कॉन्टैक्ट में बच्चे हैं उन सबको इसका बेनिफिट हो पाए, और किसी बच्चे को अपने अपने एरिया में टेंस की दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।